के तमाम शिक्षाविदों से विचार विमर्श करता हूं कि कैसे कानून की पढ़ाई को सरल भाषा में पढ़ाया जा सके। जैसे कि संविधान के अलग अलग प्रावधानों में कुछ नियम और बुनियादी सिद्धांत हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, डिग्निटी, ड्यू प्रोसेस। हम उन सिद्धांतों को इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाते हैं, पर हम अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में उन सिद्धांतों को समझाने में खुद ही असहज पाते हैं। अगर हम कानून के सिद्धांतों को सरल भाषा में आम जनता को नहीं समझा पा रहे हैं, तो इसमें कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा की कमी नजर आ रही है। इस बात का असर आम नागरिकों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग पर पड़ता है। हमारे देश में आम जनता की सुविधा के लिए कई कानूनी योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष अपना कोई केस लेकर आना चाहता है, पर कमजोर आर्थिक या सामाजिक स्थिति की वजह से उसके पास वकील करने का जरिया नहीं है, तब न्यायालय अपनी तरफ से उसके लिए वकील उपलब्ध करवाता है। इसलिए इंग्लिश में इसे हम राइट टू फ्री लीगल एड कहते हैं। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति पर कोई कानूनी मुकदमा होता है और उसे जेल भेजा जाता है और उसके पास खुद का वकील करने के पैसे नहीं होते हैं, तब भी उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया हमारे संविधान के प्रावधानों में निहित है। इन योजनाओं के बावजूद अगर हम उस व्यक्ति को सरल भाषा में उसके अधिकारों के बारे में नहीं बता सकें, तो यह योजनाएं अधूरी साबित रहेंगी। मैं एक और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में प्रत्येक विधि विश्वविद्यालय को एक लीगल एड क्लिनिक यानी कानूनी सहायता केंद्र स्थापित करना अनिवार्य है। इन केंद्रों में अध्यापकों, वकीलों और छात्रों द्वारा आम जनता के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये अपेक्षा है कि इन केंद्रों में जरूरतमंद लोग आएंगे और उनको कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा कई बार विश्वविद्यालय के विधि सहायता केंद्र अपने आसपास के गांवों में विधिक सहायता शिविर का भी आयोजन करते हैं। हाल ही में मैंने सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च विभाग को यह आदेश दिया था कि इन सहायता केंद्रों को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर विश्लेषण किया जाए। रिसर्च विभाग ने देश के 81 विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों का एक सर्वे किया है। विश्लेषण में पाया गया है कि आम जनता को अंग्रेजी भाषा न जानने की इसकी वजह से अपने अधिकारों और उससे जुड़ी योजनाओं को समझने में बाधा महसूस होती है। कहने का मतलब यह है कि विधि विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है और कई बार छात्र विधिक सहायता केंद्रों में कानूनी प्रक्रिया को आम जनता के सामने क्षेत्रीय भाषा में या क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में ठीक से नहीं समझा पाते। यहां पर मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, पर इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कानून को पढ़ाने की प्रक्रिया हमें क्षेत्रीय भाषाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि RMNL NLU को जरूर हिंदी में LLB कोर्स, BA LLB कोर्स शुरू करना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों में क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़े कानूनों को भी पढ़ाना जाना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपके विश्वविद्यालय के पड़ोस के गांव से विश्वविद्यालय की विधिक सहायता केंद्र में आता है और अपनी जमीन से जुड़ी समस्या को बताता है, पर यदि छात्र को खसरा और खतौनी का मतलब ही नहीं पता है, तो छात्र उस व्यक्ति को कैसे मदद कर पाएगा? लोगों के लिए उनकी जमीन महत्वपूर्ण है, उनकी आमदनी उनके जीवन जीने का स्रोत है। इसलिए जमीन संबंधित क्षेत्रीय कानूनों के बारे में भी छात्र को अवगत कराना चाहिए। इस बात पर मैं अपने उन दिनों को याद करता हूं जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। When I came to Allahabad, after spending my life in Mumbai as a judge of the Bombay High Court, it was culturally different for me. The proceedings in the Bombay High Court were conducted in English, though the record, especially in criminal cases, was in Marathi.
And I found that before the Allahabad High Court, local lawyers would often start presenting their case in Hindi. It made me realize the potential of lawyers to present their case efficiently, even in their local language. When you hear a criminal appeal, and you are dealing, say, with a case of murder or assault, unless you understand in Hindi the nature of the weapon and the manner in which it was yielded, how will you understand the evidence in the underlying record? English cannot translate. English cannot translate the true love which a mother expresses to a child. At the other end of the spectrum, English cannot translate a crime committed in a fit of passion between two agriculturists who are neighbors. उत्तर प्रदेश आकर मुझे एहसास हुआ कि लोगों के लिए उनकी जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि कानूनी भाषा में ताल या तलैया का क्या मतलब और महत्व है। इसलिए एक वकील को किसी भी कठिन से कठिन कानूनी सिद्धांत को सरल भाषा में आम जनता को समझाना आना चाहिए। इसके लिए हमें शायद कानूनी शिक्षा के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। इसमें हम तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं और विश्वविद्यालयों में आपसी समन्वय की अपेक्षा भी कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालय मिलकर कानून के विषयों में से संबंधित टीचिंग मॉड्यूल्स सरल भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में तैयार कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को हम ऑनलाइन वीडियोस के जरिए अपने छात्रों और आम जनता को समझा सकते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानूनी शिक्षा से इंग्लिश को हटा देना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाना चाहिए। In many countries across the world, both legal education and legal proceedings are conducted in the regional language, ensuring that all citizens can not only access the legal system, but also aspire to be lawyers and judges. It is only when we teach core principles of law to our students efficiently in their mother tongues, while acquainting them with the local context and local legal terms, that we can create socially responsible lawyers in the future who can truly understand the issues and concerns of the local community. I hope that all of us think about these issues more deeply. To go back to the lines by Asrarul Haq Majaz that I quoted at the beginning of this address, just as the clouds bring rain to the flowing streams and towering mountains, the impact of your work and your contributions to society must always be rooted in a purpose that is larger than yourself. Whether you find yourselves advocating for human rights, shaping public policy, defending an accused from criminal prosecution, or educating the next generation by becoming an assistant professor of law in your own university, be the rain that brings growth, the stream that ensures fairness, and the mountain that stands firmly behind the less powerful and the voiceless. Above all, do remember that while you focus on yourself, you must also learn to surrender yourself to the larger divinity and the larger eternity. It is when you learn to surrender yourself to the good of others, to the good of society, to the good of all those who do not have the privilege of having attended the Ram Manohar Lohia National Law University, that you will truly realize the full potential of your existence. And I'll therefore conclude by expressing the hope that it is in your ability to serve others, to surrender yourself to the power of the well-being of others around you, that you will realize the true potential of our own life. Congratulations on your remarkable achievement today. I urge all of you to take some time today to pause, breathe, and give yourself a pat on the back, for each one of you truly deserves it. Above all,
breathe deeply and learn what a great blessing of life, something as simple as the breath which we take, brings to our existence. Thank you very much.